हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज ऑफ एफएमईए। सो एफएमईए एआईजी वीडीए जो कि फर्स्ट एडिशन 2019 को रिलीज हुआ है और काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं एफएमईए पे स्टार्ट करूं। तो आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो द पर्पस ऑफ एफएमईए, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड सो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस इज टीम ओरिएंटेड। तो जो भी हम एफएमई कर रहे हैं वो टीम ओरिएंटेड है, मीन्स हमें सीएफटी और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करना है एंड इट्स ए सिस्टमेटिक टूल एंड क्वालिटेटिव आल्सो एंड एनालिटिक मेथड इंटेंट टू। तो क्या क्या इससे हमारा फुलफिल होता है पर्पस? इवैल्यूएट द पोटेंशियल टेक्निकल रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ ए प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। सो जो पोटेंशियल, जो अभी तक रिस्क आए नहीं है, उसको, उन फेलियर्स को हम एड्रेस करते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, और उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं उन रिस्क का कि वो रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, क्या कंट्रोल्स कर सकते हैं। तो एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दोज फेलियर्स। तो जो फेलियर्स हमने आइडेंटिफाई किए या जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए विद द टीम एफर्ट्स, तो उसका हम एनालिसिस करते हैं, उनके क्या कॉजेज हैं, उसके क्या रीजंस हैं उन फेलियर्स के, और उन फेलियर्स के कारण क्या हो सकता है, मतलब क्या गलत हो सकता है या हमारे कस्टमर को क्या इफेक्ट हो सकता है, तो उसके इफेक्ट्स के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट प्रिवेंटिव एंड डिटेक्शन एक्शन। तो ये डॉक्यूमेंट जो एफएमईए है, ये दोनों चीज़ों पे काम करता है कि वो उस एरर्स को प्रिवेंट भी करता है कि वो एरर ना हो, और अगर वो एरर हो जाती हैं तो उसको कस्टमर के पास पहुंचने से पहले डिटेक्ट करता है कि वो एरर को हम डिटेक्ट कर सकें और उसके डिटेक्शन के एक्शंस क्या होंगे। तो रिकमेंडेड एक्शन टू रिड्यूस रिस्क। तो यहाँ पर हम एक्शंस भी डिसाइड करते हैं सो दैट कि वो रिस्क को हम कम कर सकते हैं। So manufacturers consider different type of risk, including technical risk, financial risk, time risk, strategy risk. So the FMEA is used for analyze the technical risks to reduce failure and improve safety in the product and processes. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे रिस्क हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क भी हैं, टाइम रिस्क भी है, और उसास और ईएमएस के रिस्क भी है, स्ट्रेटेजिक रिस्क भी है, मार्केटिंग रिस्क भी है, कंप्यूटर रिस्क भी है, एंड एक्सटर्नल इश्यूज भी हैं, इंटरनल इश्यूज भी हैं। तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, होते भी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट ये जो एफएमईए है ये ओनली हमारे टेक्निकल रिस्क को एड्रेस करता है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एफएमईए इज ओनली यूज फॉर टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल मीन्स इट इज रिलेटेड टू ओनली विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। So now come to the objective. So FMEA का objective overall क्या है? It's a methodology to help engineers prioritize and focus on preventing product and process problem from occurring. So ये हमारा एक मेथड है जिससे कि हमारे जितने भी टेक्निकल इंजीनियर्स हैं या टेक्निकल स्टाफ है, उनको ये हेल्प करता है कि हम किसके ऊपर सबसे पहले एक्शन लें। तो प्रायोरिटाइज करता है कि किस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा रिस्की है उसके ऊपर हम फोकस ज़्यादा करें। किस चीज़ के लिए? कि वो जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो हमारे डिफेक्ट्स आ रहे हैं या जो वेस्टेज आ रही है वो दोबारा बार बार रिपीट ना हो इन दी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव एग्जिस्ट दैट आर सपोर्टेड बाय द एफएमईए एंड अदर एक्टिविटीज सच एज। सो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करता है हमारे बिजनेस प्रोसेस के अंदर? इंक्रीजिंग द क्वालिटी। सो हम अगर डिफेक्ट को कम करेंगे तो हमारी क्वालिटी इंक्रीज होगी, रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लोग रिलाई करेंगे, विश्वास करेंगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरेबिलिटी होगी, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर होगा, स्मूथ मैन्युफैक्चरिंग होगी, सर्विसेबिलिटी होगी। सो पोस्ट डिलीवरी के बाद जो अगर हमें सर्विस करनी पड़ रही है अपने प्रोडक्ट की तो वो बहुत ईजी होगा। एंड सेफ्टी ऑफ ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स। तो जो भी हमारी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हम एफएमईए को ऑटोमोटिव के अंदर एज ए कोर टूल की तरह यूज करते हैं जो कि रिकमेंडेड बाय दी कस्टमर है। तो कस्टमर हमें बोलता है कि हमें एआईजी मैनुअल करना है या उसका अपना सिस्टम है, तो उसको हमें रेफर करके इस मेथड को अपना यूज करना, सो दैट कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड ऑटोमोटिव के अंदर कोई भी एक्सीडेंट्स या उसमें कोई सेफ्टी के इश्यूज ना आए उनके प्रोडक्ट्स के अंदर, स्पेशली जब वारंटी पीरियड के अंदर। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के कारण हमारी व्हीकल का एक्सीडेंट या उससे सेफ्टी के कोई इश्यूज जनरेट ना हो। इंश्योरिंग दी हायरार्की। सो हायरार्की बिटवीन मींस द सिस्टम, सब सिस्टम एंड कंपोनेंट लेवल। तो उसको भी हम इसके थ्रू लिंकेज करते हैं एंड इंटरफेस करते हैं आपस में कि वो हमारा सिस्टम और कंपोनेंट और सब सिस्टम कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेस कर रहे हैं। एंड
कास्केडिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट बिटवीन कंपोनेंट सिस्टम एंड व्हीकल आर कैप्चर्ड। सो जो मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल व्हीकल एक तरफ हो गया, उसके अंदर फिर बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, और उसके अंदर बहुत सारे फिर कंपोनेंट लगे हुए हैं। सो वो कैसे कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लिंकेज है, तो उस सबको ये कंसीडर करता है। रिड्यूस वारंटी एंड गुडविल कॉस्ट। तो हमारी जो गुडविल है कंपनी की, हमारे प्रोडक्ट की गुडविल है, उसकी कॉस्ट को कम करता है, वारंटी के इश्यूज को कम करता है। इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज हाईली कम्पिटिटिव मार्केट। तो हमारा कस्टमर खुश रहे, उसको सही प्रोडक्ट्स मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, कम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट मिले, तो उस चीज़ को भी इस टूल से हेल्प मिलती है। प्रोविंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिस्क एनालिसिस इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी। तो अगर हमारी प्रोडक्ट लाइबिलिटी है, अगर हमारा लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर अगर हम आते हैं, तो उसके रिस्क को भी हमें कम करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिस्क का जो हम एनालिसिस करके उसके एक्शंस या उसको कंट्रोल्स कर रहे हैं। रिड्यूसिंग लेट चेंजेस इन डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट के दौरान प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या प्रोसेस डेवलपमेंट हो, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेट ना हो जाए, डिले ना हो जाए उस चेंजेस को हम इम्प्लीमेंट करने में, उसमें हमें हेल्प करता है FMEA। तो मेंटेनिंग डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट लॉन्चेस। अगर हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई कार लॉन्च करनी है, या अपना कंपोनेंट लेवल या सब सिस्टम लेवल या सिस्टम लेवल हमें लॉन्च करना है, तो हम उसको डिफेक्ट फ्री कैसे लॉन्च कर सकते हैं, उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो प्रोडक्ट में। टारगेटिंग कम्युनिकेशन इन इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशनशिप। तो या FMEA के अंदर हम कस्टमर को भी इन्वॉल्व करते हैं, सप्लायर को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो हम उनके साथ प्रॉपरली एक कम्युनिकेशन के थ्रू उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप भी कर सकते हैं थ्रू FMEA, क्योंकि हम उनके इफेक्ट्स को अंडरस्टूड करके, या हमारे ऊपर जो इफेक्ट आने वाले हैं वो हम अपने सप्लायर को कम्युनिकेट करके थ्रू दी FMEA डॉक्यूमेंट वी कैन प्रॉपरली मेक ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्डिंग अप ए नॉलेज बेस इन दी कंपनी, डॉक्यूमेंट लेसन लर्न। तो इससे हम अपनी कंपनी के अंदर नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, और जो हमने पास्ट प्रोडक्ट FMEA किए हैं या पास्ट नॉलेज है, उसकी लर्निंग्स को भी इस FMEA में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कंप्लाइनिंग विद द रेगुलेशन इन द रजिस्ट्रेशन अप्रूवल ऑफ कंपोनेंट सिस्टम एंड व्हीकल। तो अगर हमें ARI अप्रूवल लेनी है, इंडिया के अंदर ARI है, या हमें कोई E मार्किंग है, C मार्किंग है, U मार्किंग है, तो हमें जो रेगुलेटर बॉडी से अगर हमें कुछ अप्रूवल्स लेनी है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की प्रोसेस है, उसको बड़ा ईजी करता है। लिमिट्स क्या है FMEA की, क्योंकि हमें लिमिट्स जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए। FMEA का मतलब ये नहीं कि सब चीज का सॉल्यूशन FMEA है, तो प्रोडक्ट प्रोसेस के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज कि वो हमें बताएगा कि कौन सा मेरा रिस्की है और कहाँ पर हमारा इफेक्ट ज्यादा आ सकता है और हम कहाँ पे क्या एक्शन ले सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन मीन्स इट्स ए क्वालिटेटिव, सो ये सब्जेक्टिव बेस्ड है, इट्स नॉट ए क्वांटिटेटिव, मेजरेबल नहीं है। सो बिकॉज वी अज्यूम करते हैं कि ये डिफेक्ट आ सकता है और ये डिफेक्ट इस कारण से आ सकता है। सो दिस इज द सब्जेक्टिव मैटर, इट्स नॉट ए क्वांटिटेटिव वैल्यू बेस्ड की 50 mm प्लस माइनस 0.2 है तो 50 mm प्लस माइनस 0.2 हमारी कंपोनेंट बनेगा। सो इट इज सिंगल पॉइंट फेलियर एनालिसिस, नॉट ए मल्टी पॉइंट फेलियर एनालिसिस। तो हम पर्टिकुलर एक फेलियर या एक रिस्क को लेकर के उसका एनालिसिस करते हैं, ना कि हम मल्टी पॉइंट को कंसीडर करें। So it relies on team level of knowledge which may or may not predict future performance. तो इस FMEA का अच्छा रिजल्ट टीम के ऊपर बेस्ड होता है, जो हमने CFT बनाई है, जिसके अंदर हमने क्रॉस फंक्शनल टीम या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम या हमने कस्टमर सप्लायर सबको इंक्लूड किया है। उनकी नॉलेज लेवल कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है, बिकॉज वही लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस चाहिए, क्या फेलियर्स आ सकते हैं। इट इज ए समरी ऑफ टीम डिस्कशन एंड डिसीजन। सो टीम के साथ हम कर रहे हैं तो उनका डिस्कशन या उनके डिसीजन के बेस के ऊपर इसका FMEA का आउटपुट निकल के आता है। So therefore the quality of FMEA report is subject to recording skills of team which may reflect the discussion point in whole or in a part. It is not a transcript of a meeting. तो ये कोई हम सारी टीम के साथ बैठ करके कोई ऐसा कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं बना रहे, बट उस टीम के ने क्या डिसीजन लिया है, उस टीम ने अपनी स्किल्स को कैसे यूज किया है, कैसे रिस्क को एनालिसिस किया है, उसके एक डॉक्यूमेंट हमारे को एक एज ए रिपोर्ट निकल के आते हैं कि हमें अपने ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या या डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर
कहाँ कहाँ पे क्या क्या कंट्रोल्स विद रिलेटेड टू प्रिवेंटिव विद रिलेटेड टू डिटेक्शन मेथड्स यूज करने हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफएमई इन द कंपनी। सो हम कैसे अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या हमारे कंपनी के थॉट प्रोसेस के साथ कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एफएमई इज ए मल्टी डिसिप्लिन एक्टिविटी अफेक्टिंग द इंटायर प्रोडक्ट रिलाइजेशन प्रोसेस। तो हमारा कंप्लीट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, प्रोडक्ट रिलाइजेशन, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करके एक वैल्यूएबल सेलेबल प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम सारी टीम को इन्वॉल्व करते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफएमई नीड टू बी वेल प्लान टू बी फुल्ली इफेक्टिव। तो एफएमई ऐसा नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके हम अगर करेंगे तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी निकल के आएगी। So the FMEA method is an integral element of product development and process development activity. तो FMEA कहाँ पे यूज हो सकता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एंड प्रोसेस डेवलपमेंट में। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम DFMEA कहते हैं, प्रोसेस डेवलपमेंट में PFMEA कहते हैं। सो द FMEA कैन रिड्यूस प्रोडक्ट रीडेवलपमेंट टाइमिंग एंड कॉस्ट। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट का रीडेवलपमेंट करना है या हमें प्रोसेस को दोबारा से डिजाइन करना है तो उसकी टाइम और कॉस्ट को कम करता है। It is a support to development of comprehensive specification, test plans and control plan. तो ये हमारे को अगर स्पेसिफिकेशन ड्राइंग्स बनानी है या हमें प्रोसेस स्टैंडर्ड्स बनाने हैं या हमें कोई टेस्ट प्लान्स बनाने हैं या हमें कंट्रोल प्लान्स बनाने हैं तो उसमें हमें ये सपोर्ट करता है उन चीज़ों को डेवलप करने। तो एक्चुअल में वो सारी चीज़ें हमारे एज ए आउटपुट ऑफ एफएमई। तो जब हम क्या एफएमई बना रहे हैं या एफएमई कर रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सो क्लियर मीन्स डिस्क्रिप्शंस आर फ्री फ्रॉम पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशन लेडन टर्म्स। So examples dangerous, intolerable, irresponsible are not appropriate. तो क्लियरली हमें क्लियर होना चाहिए रिस्क क्या है टेक्निकल भाषा में। वो ऐसा ना हो कि ये बहुत डेंजरस है जी, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, ये फेलियर्स को हमें कंसीडर नहीं करना है। दैट शुड बी कॉन्सेप्शनली बिल्कुल क्लियर कट, हमें क्लियर मालूम चले कि ये डिफेक्ट है या ये रिस्क है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर द एनालिसिस। ट्रू। सो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोटेंशियल फेलियर्स आर डिस्क्राइब्ड एक्यूरेटली। सो हमें बिल्कुल जो उसके फेलियर्स या जो उसके इफेक्ट आने वाले हैं या जो हमें रिस्क हैं उनको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करना है। सो लाइक एग्जांपल्स पोटेंशियल फॉर ऑर्डर, स्मोक और फायर। सो इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो फेलियर्स हमें कहीं एक्सपीरियंस बेस्ड हो और वो एक्चुअल में क्या है वो फेलियर्स आने वाले हों, पोटेंशियल हो। ऐसे नहीं कि हम हवा के अंदर कोई चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दें। रियलिस्टिक होना चाहिए। तो फेलियर का कॉजेज आर रीजनेबल, मीन्स टेक्निकली वो एक रीजनेबिलिटी आएगा, टेक्निकली वो प्रूफ हो के ये फेलियर हो सकता है। एक्सट्रीम इवेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड। वो बहुत ज़्यादा एफएमयू को बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं कुछ लोग, तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस को हमें इसमें कंसीडर नहीं करना। लाइक फॉलिंग रॉक ऑन रोड और नो पावर और टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब बिजली नहीं है जी हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये कोई फेलियर नहीं है, इट्स ए नॉर्मल रूटीन ऑफ प्रोसेस। तो हमें एक्सट्रीम कंडीशंस को कंसीडर नहीं करना है। रियलिस्टिक टेक्निकल टर्म्स को, टेक्निकल थिंग्स को, हमें रीजंस को आइडेंटिफाई करना है। सो कंप्लीट, सो फोर्सेबल पोटेंशियल फेलियर आर नॉट concealed. Completion refer to the entire of product and process under analysis. तो हमें कंप्लीट करना है, मीन्स ऐसा नहीं कि हम हमारा प्रोसेस सीक्वेंस ऑपरेशन 1 से लेकर के और 10 तक हमारे प्रोसेस पूरे हो रहे हैं और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो रहा है। तो हम पहले मशीनिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, ड्रिलिंग, फिर प्लेटिंग, और इस तरीके से हम पूरे प्रोडक्ट को फाइनल कर रहे हैं। तो हमें जब एफएमई करना है तो उसको पूरा कंप्लीट करना है। सारे प्रोसेस के ऊपर हमें रिस्क आइडेंटिफाई करने और कंप्लीट, अगर हम चाहे सिस्टम लेवल पे कर रहे हैं, चाहे सब सिस्टम लेवल पे कर रहे हैं, चाहे कंपोनेंट लेवल पे कर रहे हैं, तो हमें उसको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस को कवर करना है विद रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बोथ। तो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तब भी हमें पूरे कंप्लीट करना है, उसके अंदर जितने भी चाइल्ड पार्ट्स वगैरह लग रहे हैं अगर, या वो प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है सबको हमें ध्यान में रखना है, एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोसेस। सो ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेरे साथ डिस्कशन भी होता है ड्यूरिंग दी ऑडिट, साहब ये नया एफएमई आ गया, अब हम जो हमारे पुराने एफएमई है उसका क्या करें, और ये हम क्या पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको हम कैसे अपने यहाँ पे चेंज ओवर करें अपनी कंपनी में।
तो यहाँ पे क्लियरली ये देखिए कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या नया प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, तब हम इसको इम्प्लीमेंट करें, या हमारे कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। कस्टमर कहता है कि जो भी नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस आप डिजाइन या डेवलप करेंगे तो उसमें ये नए वाला FMEA यूज करना है, AIG मैनुअल का। अगर कस्टमर कहता है कि नहीं मेरे पास्ट के सारे प्रोडक्ट को करना है, तो फिर हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज हम पास्ट के सारे प्रोडक्ट्स को छोड़ सकते हैं और जो नए प्रोडक्ट्स और नई चीजें जो आएंगी उसको कर सकते हैं। और या एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं या एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है, अगर उसमें कुछ माइनर चेंजेस आ जाते हैं तो भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि माइनर है और इसको हम करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट हमें ये नए FMEA के टूल्स एंड टेक्निक्स क्लियर हो जाए। और हम पुराने प्रोजेक्ट्स को छोड़ भी सकते हैं, इट डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन और डिपेंड ऑन दी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। So thank you. We will continue further in the next video. Thank you for watching.